मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी भादू आईपीएस। आप रोड़ा नोखा बीकानेर से हैं और आपने आरंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय और स्नातक स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। आप आईपीएस के रूप में अंतिम रूप से चयनित हुए। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी भादू आपको, साथ में ये भी निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि हमारे आज लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर और ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप यहाँ पर अपने भाषण को इस उत्प्रेरणा अभिप्रेरणा के ऊपर ही केंद्रित करने का कृपा करें। श्री राजेंद्र जी भादू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। सभी सामने बैठे लोगों को मेरा नौन प्रणाम। संक्षिप्त परिचय सर ने दिया, उसके अलावा मेरी स्कूलिंग 12th क्लास तक नोखा में हुई। नोखा के बाद मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में की। उसके बाद मैं यूपीएससी का ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू था और इसमें मैंने 161 रैंक हासिल की और आईपीएस अलॉट हुआ है मुझे। अभी 26 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है, 24 तारीख को रिपोर्ट करना है। सफ़र में अभी बात की अधिप्रेरणा मोटिवेशन की कि कहाँ तक क्या सफ़र रहा, कैसे मोटिवेट किया खुद को। तो मोटिवेट करने का या मोटिवेट खुद को रखने का मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था और उस फॉर्मूले को मैं साल के 365 दिन अप्लाई करता था। और वो फॉर्मूला ये था कि जब भी रात को सोता था, सोने से पहले तकिए पे सिर रखता था तो खुद से एक ही सवाल पूछता था, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया, या जो मैं कर सकता था वो मैंने किया या नहीं किया। उसका जो जवाब मिलता था अंतरात्मा से, वही डिसाइड करता था कि मेरा दिन कैसा था। मैं 2016 में ग्रेजुएशन स्टार्ट करने घर छोड़ के दिल्ली गया। 2016 से लेके 2023 के सिलेक्शन तक मेरे घर से आज तक कोई दिल्ली नहीं गया कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। मोटिवेशन, आपको कुछ करना है तो जो आग आपके अंदर है, जो मोटिवेशन आपके अंदर है, वही आपको 365 दिन चला सकता है। वो आपको ढूंढना है कि आपके अंदर कितना है, कैसे करना है, बाकियों से अच्छा कैसे करना है। घर पे बात होती थी तो फ़ोन कर दिया, फ़ोन 2 दिनों से किया, 1 दिन से किया, माँ का एक ही सवाल होता था, ठीक है, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया, बस बात कर। पढ़ाई क्या चल रही है, कितनी चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो उनको इतना आइडिया था और ना वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालना चाहते थे। हम 5 भाई बहन हैं, माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, 5 भाई बहन हैं, आज पाँचों ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। तो इस सब से इन चीज़ों से एक बात निखर के आती है कि पेरेंट्स का कितना रोल होता है और घर के परिवार में जो माहौल होता है उसका कितना बड़ा रोल होता है। जैसे निहाल जी बात कर रहे थे कि नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं रखना है, चुगली नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार सोचते हैं कि घर में एक बार वो माहौल शुरू हो गया तो फिर बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा, बच्चा भी पूछेगा आज क्या हुआ, आज ये हुए, मम्मी आज वहाँ गए थे, माँ आज वहाँ गए थे, आज उन्होंने क्या बोला, आज मेरे बारे में क्या बोला। वरना नेगेटिव चीज़ें बच्चे तक आनी ही नहीं चाहिए। मैं 2021 में प्री में फ़ेल हुआ, 2022 के इंटरव्यू में फ़ेल हुआ, लेकिन घर की तरफ से मेरे पास कभी ये नहीं पहुंचा कि कोई मेरे पे डाउट कर रहा हो। घर की तरफ से हमेशा यही था, अपनी मेहनत करते रहे, हमारे से जो ज़रूरत हो, हमारे से जो बात है वो करते रहो, बाकी जैसा होगा अपनी मेहनत के हिसाब से गुरु महाराज की कृपा रहेगी, जैसा होगा आपको मिलेगा। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहती है कि कभी कभी क्या होता है कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है, उम्मीद आप बहुत ज़्यादा करते हो। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी मिलते हैं कि हमारा बच्चा 10th का टॉपर है, हमारा बच्चा 12th का टॉपर है, हमारा बच्चा कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, वो आप बच्चे को कैसे नरिश करते हो, बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हो, बच्चे को कैसे सपोर्ट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप सीधा देखते हो रिजल्ट को कि हमारा बच्चा दिल्ली गया है बैग उठा के तो सीधा IAS IPS बन के ही गया, अब बन के आएगा नहीं, बन के गया है। फिर जब तक नहीं मिलता है तब तक आप भी स्ट्रेस रहते हो। आपके कोई रिलेटिव मिलता है तो आप भी जोश के साथ बताते हो कि हाँ हमारा टाबर UPSC की तैयारी कर IAS है। तो उस चीज़ का आपको लगता है कि वो कर रहा है, पर वो बात जब बच्चे तक पहुंचती है या बच्चा कभी सुनता है तो उसको ये लगता है कि यार माता पिता मेरे से इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, मेरे गांव वाले इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आधों के ये होता है कि दिल्ली रहने जाते हैं तो कोई गांव के दोस्त पहले ही IAS IPS आगे लगा के ही नंबर सेव कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम विश्वास कर रहे हैं कि बनेगा ही बनेगा। लेकिन उस साइकोलॉजी जो बच्चे की होती है, बच्चा कितना गया, आप 17 साल का, 18 साल का, 16 साल का बच्चा 12th पास करके दिल्ली जा रहा है या ग्रेजुएट हो रहा है तो 20 साल का बच्चा जा रहा है। अब उसको जाने से पहले वो अपना सेटल नहीं हुआ है, उसको पता नहीं है पूरा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या नहीं करना है, वो अपना रास्ता खोज रहा है। बट आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि हाँ वो तो IAS IPS या अपना IRS सर्विस क्रैक करके बनेगा ही बनेगा।
फिर क्या होता है, सब मिलते हैं, सब करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक फेलियर आता है, दूसरा फेलियर आता है, तो जब सपोर्ट नहीं होती है तो फिर लोग ये होता है कि वो अवॉइड करने लग जाता है, सोशल इवेंट्स अवॉइड करने लगेगा, घर में बात कम करने लगेगा, उठेगा बैठेगा नहीं, और फिर नेगेटिव एनर्जी होगी तो फिर वो दूसरी साइड जाएगा, नशों की साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको जो सपोर्ट चाहिए, जो रिलीफ चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो जब मैं घर से तैयारी करने के लिए निकला था तो कोशिश सारे यही करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए, लेकिन घर से निकला था तो 4 अटेम्प्ट का लाइसेंस लेके निकला था कि 4 अटेम्प्ट तक अपने को ना तो फॉर्म भरना है, ना किसी को पूछना है, ना कोई घर वाले कहेंगे, ना कोई कहेंगे, मिनिमम 4 अटेम्प्ट आपके पास है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आप पहले जॉब सिक्योर करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, या फिर और देना चाहते हो। तो 4 अटेम्प्ट तक तो ऐसी गारंटी थी कि आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, चाहे आपका 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में चाहे प्री ना निकल रहा हो, बट आपको ये है कि ठीक है रहना है। तो वो एक विश्वास होता है, तो उसका ये रहता है कि एक तो एग्ज़ाम देने जाओ। अब एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरा 2022 का इंटरव्यू था 18 मई को, 19 मई को मेडिकल था लास्ट डे, और 23 मई को रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में हुआ नहीं, फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया। अब 28 मई को अगला प्री है। तो आप मनोस्थिति समझो कि 5 दिन में उसको फेलियर भी एक्सेप्ट करना है, उसको अगले प्री का प्रेशर भी एक्सेप्ट करना है, और उसको ये भी लग रहा है कि तैयारी कम है क्योंकि इंटरव्यू के जाल में लंबा फंसे रहे, लेट इंटरव्यू हुआ, उस चक्कर में लंबा फंसे रहे। तो उस टाइम में अगर उस पर दिमाग में एक बार भी फियर ऑफ फेलियर आ गया कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या, और वो फियर ऑफ फेलियर किससे आएगा, जो उसके क्लोज हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसकी फैमिली है, जो उसका परिवार है, माता पिता है, उनसे आएगा कि यार तेरा हुआ नहीं, अब क्या होगा, प्री नहीं हुआ तो। क्योंकि आप सीधा देख रहे हो 2 साल का गैप पड़ रहा है, एक आपका इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, एक अगले प्री में नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है नहीं हुआ, आराम से बात की, कहा ठीक है। शाम को जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने बताया सामने से कि मेरा नहीं हुआ है। शाम को एक बार माँ ने फ़ोन करके पूछा, ठीक है खाना खा लिया, बात खत्म। क्योंकि पता है अगला प्री आ रहा है, अपने आप बच्चा, उसको पता ही है सब कुछ, उसको करना ही है। तो उन्होंने एक बार भी ये जाहिर नहीं किया कि हाँ कि फेल हुआ है, कि उन्होंने लगने ही नहीं दिया कि फेल हुआ है। बात भी हुई तो ये हुई कि ठीक है इस बार इंटरव्यू तक गया, कोशिश करो अगली बार पूरा जाए। तो ये जो रोल आप सभी लोग जो बैठे हो, ये पहले आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप फाइनेंशियल दे रहे हो, आप इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, आप बच्चे को भेज रहे हो, बच्चे का मन कितना ही हो। और जैसे समृद्धल फाउंडेशन काम कर रही है, जैसे दिल्ली में हो रहा है, उसके अलावा भी आप मान के चलो कि यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है जिसमें आर्थिक धन लगता है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को सबको कबूल कर लेना चाहिए। जितना इंस्टीट्यूट से, जैसे अभी यूपीएससी के जो समृद्धल फाउंडेशन से बच्चे जुड़ रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो कोचिंग्स हैं, जो इस्टेब्लिश्ड है, जिनके हमारे लिंक्स हैं, जो टीचर्स हमें जानते हैं, उनके थ्रू जितना रियायत करवा सकें, जितना ऑफ दिलवा सकें, वो प्रोसेस आगे का होगा। लेकिन बच्चे को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। वो एक अलग प्रेशर होता है। अब हमारे साथ के बच्चे हैं जो मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं होता है तो वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जॉब पकड़ लें, कि यार कोई जॉब पकड़ें, तो उस चक्कर में प्रतिभा छूट जाती है पीछे। दूसरा ये कि घर में मेरे लिए जो पर्सनल सपोर्ट जो घर में हमेशा रहा है, वो माँ और बहन हमेशा अग्रणी रहे। जब भी घर आता था, माँ को शाम को स्टेशन से बैठ के कॉल करता था कि माँ घर आ रहा हूँ, तो सुबह घर में पहुँचते ही थाली भर के दूध तैयार है, नहा लिया धो लिया, हलवा तैयार है, 2 दिन रुको 4 दिन रुको, बस वो तैयार उससे। और कभी ये नहीं कहती थी कि घर आ जा, कि घर आना है। माँ को पता है माँ का मन घर हमेशा बुलाना ही है, बट वो है कि अभी अपना काम कर रहा है, तो कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि घर आ जाओ। और इमोशनल सपोर्ट हमेशा तैयार था। तो माताओं और बहनों को जो लाड प्यार है, जो बच्चे हैं वो स्पेशली जुड़े रहते हैं। पिता अक्सर बाहर रहते हैं, काम काज में बिजी रहते हैं, तो थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, तो उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब बात प्रतिभाओं के लिए, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जो अभी तैयारी का सोच रहे हैं, तैयारी आपको हमेशा प्लान लेके चलना पड़ेगा। कि आज यूपीएससी ऐसी तैयारी है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 6 महीने किताब उठाई या 8 महीने उठाई और आप फिर उम्मीद कर रहे हो कि आप सेलेक्ट हो रहे हो। इसमें आपको टाइम लगेगा, और आपको टाइम लगने का मतलब ये है कि आपको हर दिन मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको वही बोरिंग रूटीन है, आप किसी की बर्थडे पार्टीज़ में नहीं जा रहे हो, आप कोई शादी में नहीं जा रहे हो, आप घर नहीं आ रहे हो, आप वहीं जुड़े हुए हो, वहीं किताब पे लगे हुए हो। आपको पता है कि बाहर न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, पर आपको पता है कि मेरा आज का काम पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे वो मेरा काम करना है। आज किसी दोस्त का बर्थडे है, आपको पता है कि आप जाओगे तो इधर मिस हो जाएगा, तो वो सब सेक्रीफाइस आपको करने हैं। और जो इन सेक्रीफाइस को करने के लिए जो तैयार रहता है, वही फ़र्क रहता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट में और एक सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट में इसी चीज़ का फ़र्क रहता है कि आप कितना सेक्रीफाइस करते हो
क्योंकि जैसा कि निहाल जी ने बताया कि मेधावी छात्र, पोटेंशियल, इतना टैलेंटेड कितने ही हो, जो आपको नंबर ऑफ आवर्स बैठना है, जितना आपको हार्ड वर्क करना है वो करना ही पड़ेगा। आप ठोकर खा के कर सकते हो या इनिशियली स्टार्ट में कर सकते हो तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, दूसरे प्रेशर आएंगे नहीं। और इंडिविजुअली तौर पर मेरा और निहाल जी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, समराथल फाउंडेशन सोसाइटी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी के क्षेत्र में जो कदम उठा रहे हो उसके लिए मेंटोरशिप के तौर पर, मोटिवेशन के तौर पर, कोचिंग के लिंक्स के तौर पर आप जब भी याद करोगे, जब भी आप कहोगे कि ये सहायता चाहिए, आप यहाँ आइए, यहाँ जोधपुर आइए, घर आइए, जहाँ आप सेमिनार रखने की कोशिश करोगे कि ट्रेनिंग से सैटरडे संडे वीकेंड्स पे जब भी टाइम निकाल सकें। क्योंकि समाज, आज आप लोग मेरे को सुन रहे हो तो एक उम्मीद के साथ सुन रहे हो। पहले सुने प्रेम सुख जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया इतने साल, अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आप सुन रहे हो तो आप एक उम्मीद के साथ सुन रहे हो, नौकरी करेंगे, हमारा काम होगा, वो तो हमारा पर्सनल है। लेकिन आप सबकी उम्मीदें इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि समाज को आप वापस क्या दे रहे हो। समाज को वापस देने के नाम पे ये है कि हम समाज से जुड़े रहेंगे। समाज में जो छात्र छात्राएं जो पोटेंशियल जो आगे जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। और एक पर्सनल लक्ष्य ये रहता है कि हाँ, नए सेलेक्ट होते हैं तो कंधों पे भार ज़्यादा रहता है कि सर गाइड करो, सर गाइड करो। तो अगले साल जस्ट 2-4 और हो जाएं तो हमारे कंधों से भी भार उतरे, ताकि सर्विस में भी कृष्ण कुमार जी की तरह सर्विस में भी उतना ही अच्छा कर पाएँ। तो ऐसी जिम्मेदारी है। समराथल फाउंडेशन, जैसा कि अभी आप सबने देखा, हम सब ने देखा, इतना अच्छा काम कर रही है और एक मॉडल बन चुका है। यूपीएससी में भी आप हमेशा ध्यान रखोगे तो एक जैन समाज का बहुत अच्छा मॉडल चलता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बहुत अच्छा मॉडल चलता है। उनका सक्सेस होने का यही है कि एक चेन बन गई है। हर साल 5, 10, 15 सिलेक्शन निकल रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं। तो वही मॉडल यहाँ करना है कि जैसा एम्स में किया है, जैसा नीट में किया है, वैसा ही आरएस में करते जाएँ, वैसा ही यूपीएससी में करते जाएँ। क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने लोग जोधपुर से मुझे मिलते हैं, साथ में तैयारी वाले मिलते हैं, कोई थोड़ा लेट है, कोई कम है, लेकिन मेहनत हमेशा वही 12 घंटे 14 घंटे बैठना, डिसिप्लिन के साथ बैठना और एकदम सिंसियर होकर बैठना, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जो समराथल फाउंडेशन नशे के नाम पे जो बात कर रहे थे कि नशा बढ़ रहा है, जब बाहर रहते थे तो हम सोचते थे दिल्ली में या कोई मेडिकल कॉलेजेस में नशा होता है तो हम वहाँ की बात सुनते थे तो कह रहे यार यहाँ इतना नशा है। अब पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूस नोखा में हूँ, बीकानेर हूँ, आसपास के क्षेत्रों में, तो ऐसी ऐसी खबरें मिलती है, ऐसा ऐसा सुनते हैं। जब समाज में बैठते हैं, जब बात होती है, तब पता चलता है कि नशे का किस हद तक नशा आगे बढ़ चुका है। तो उस चीज़ पर भी आप सबकी जिम्मेदारी है, जो गार्ड में बैठते हैं, जो चौक चौराहे पे बैठते हैं, ताश भली खेलो पर 2 नज़र पीछे भी रखो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा बच्चा किस गतिविधि में जा रहा है, तो वो सब। और घर में पेरेंट्स को आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछ लेना। हर माँ बाप को पता होता है अपना बच्चा कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई बहुत रेयर केस होगा जिसमें पता नहीं होगा माँ बाप को कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर नहीं पता है तो आपकी गलती है, और पता है तो अगर आप गलत हो, नहीं सुधार रहे हो, तो भी आपकी गलती है। तो उसी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़िए। और मेरी तरफ से और निहाल जी की तरफ से मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब भी आप कहोगे, जब भी हमारी तरफ से जो भी हम बच्चों के लिए स्पेशली जो भी नई जनरेशन आ रही है, जो नई कड़ी हम जितना जोड़ पाएंगे उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। समराथल फाउंडेशन के लिए तत्पर रहेंगे और आप सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।